तो मेरा मंच के सभी दर्शकों का और सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं गीतांजलि का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पे इनवाइट किया। और सबको गीतांजलि नमस्कार। वसंत जी नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से या मुझे हेडफोन वगैरह लगाने की ज़रूरत है? थैंक यू गीतांजलि, थैंक यू सो मच। आपके स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ आ रही है पूरी तरीके से? तो अगर आ रही है तो आप ठीक, नहीं तो मैं हेडफोन लगाऊं। थैंक यू अनीता जी, अभिनंदन के लिए। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है, ओके, तो मतलब हेडफोन लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, आ रही है आवाज़, ओके। वसंत जी कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। तो गीतांजलि आप एक बार बताएंगी? हेलो अंकिता, ओके ग्रेट, फाइन। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मंच पर, गीतांजलि ने मेरा मंच पर मुझे दोबारा बुलाया है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है वो हमारी मुलाकात और बातचीत होने वाली है, आई एम श्योर। क्योंकि मैं अभी, आप सोच रहे होंगे ना कि मैं ऐसे गेटअप में क्यों हूँ और मंच पर जाना है, और अगर मुझे हम अपने बारे में सुंदर दिख रहे। थैंक यू गीतांजलि, थैंक यू सो मच। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू अनीता। तो मैं ऐसे गेटअप में क्यों हूँ? तो मैं इस समय जो है वो शूट से लाइव कर रही हूँ, और मैं अभी अभी अपना मास्टर और क्लोज ख़त्म कर कर आई हूँ। और जो है वो नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी एक सीरियल है कलर्स चैनल पर। तो उसमें जो है मैं वो एक कैरेक्टर कर रही हूँ जो कि विलेन है, और जो हमारी मेन जो हमारी पिंकी है उसको लेकर वो काफ़ी टीजिंग करती रहती है। तो मेरा गेटअप इस तरीके का है। और मैं जो है वो दूसरी बार इसलिए कह रही हूँ कि मैं मेरा मंच पर आई हूँ क्योंकि हमने जो है वो पिछले हफ्ते कोशिश करी थी, पर मैं मुंबई में हूँ, और मुंबई की बारिश आप सबको पता है कि मुंबई की बारिश कैसी होती है। तो मुंबई की बारिश में जो है वो नेटवर्क का जो है ना वो बिल्कुल बुरी तरीके से बैंड बजा दिया था। और इतना नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ पिछली बार कि हम जो है वो बातचीत ही नहीं कर पा रहे थे। हम जो है वो जो है अरुण जी वॉचिंग, ग्रेट। सो थैंक यू बबली दी, कैसी हो आप? तो हरविंदर कौर हमारी एनएसडी की जो है सीनियर हैं, और रेपेट्री की सीनियर हैं, और कमाल की अदाकारा हैं, और कमाल की, जिसे कहना चाहिए कि एक्टिंग को लेकर और थिएटर को लेकर उन्हें कमाल की समझ है, और हमने अपने सीनियर्स से बहुत कुछ सीखा है। तो हरविंदर दी, आपको बहुत बहुत सारा प्यार, आई लव यू टू। और आप लोगों से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। एनएसडी रेपेट्री में जब प्ले होते थे तो हम स्कूल में थे, हम एनएसडी में थे, और हम बहुत सारा जो है इनका देखकर हैरान हो जाते थे हम लोग। ऐसे हमारे सीनियर्स, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स एक्टर्स थे जो रेपेट्री में उस समय काम कर रहे थे, और हम ऐसे देख के एकदम हतप्रभ हो जाते थे, इतना अद्भुत लगता था। तो बहुत कुछ सीखा है अपने अपने सीनियर से। तो जी, तो मैं बात कर रही थी मुंबई की बारिश और उसकी नेटवर्क की। तो नेटवर्क की जो है वो पिछले हफ्ते इतनी बैंड बजी कि हम जो है वो किसी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो कभी जो है स्क्रीन पर से जो है वो वीडियो गायब हो जाता था। तो फिर उसके बाद गीतांजलि में और मेरे हुआ कि भाई ऐसा करते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, क्योंकि इससे जो है काफ़ी लोग जुड़ते हैं, और लोगों की इच्छा होती है बातचीत करने की और एक दूसरे को समझने की, और बहुत सारे लोग जो है इस मेरा मंच के थ्रू। और मैं गीतांजलि का स्पेशली बहुत धन्यवाद और बहुत प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि मेरा मंच जैसा एक मंच क्रिएट करके बहुत लोगों को जोड़ा है। और एक कहते हैं ना कि एक सोशल मीडिया को का एक बेहतरीन उम्दा तरीके से जो इस्तेमाल होता है वो जो है वो गीतांजलि ने किया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉकडाउन के दौरान, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव में या बहुत दूरी पे हैं, और हमसे उनसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो पाती है, हमारा उनसे आमना सामना नहीं हो पाता है, हमारा उनसे साबका नहीं पड़ पाता है, और वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरा मंच, एक ऐसी अद्भुत, जिसे कहना चाहिए गिव एंड टेक की परंपरा जो है गीतांजलि, मैं आपको इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जो आपने एक परंपरा शुरू करी है, इससे बहुत सारे लोगों को जो है वो सीखने, समझने, जानने, बूझने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात गीतांजलि, मैं आपको आज 200 एपिसोड, 200 एपिसोड पूरे होने पर मैं मेरा मंच के पूरे परिवार को बहुत 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 बधाई देती हूँ।
बहुत बधाई। जितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और जैसे भी इस कॉन्सेप्ट को सोच कर शुरुआत की गई थी, बहुत बड़ी बात होती है लगातार 200 लाइव जाना। और गीतांजलि ने तो मुझे ये भी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि सिर्फ गीतांजलि नहीं, उनकी बेटी जानवी वो भी बहुत मदद करती हैं। और मुझे पता है गीतांजलि अब ये बोलने वाली है कि मैम बहुत बातें हो गई, अब आप अपनी बात शुरू करिए। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। तो मैं हूँ नीलम गुप्ता लूनकर और मैं जो है उत्तर भारत की रहने वाली हूँ। और क्योंकि आर्मी परिवार में पैदा हुई हूँ तो मैंने हिंदुस्तान का लगभग जो है वो तकरीबन हर कोना, हर स्टेट देखने का मौका मिला मुझे। और जो है वो बहुत अच्छा साहित्य, सुंदर साहित्य पढ़ने और समझने का मौका मिला। मेरे पिताजी जो है उनकी एक बहुत ही गज़ब की जो है वो लाइब्रेरी और कलेक्शन रहा उनका, तो बहुत मौका मिला पढ़ने का, लिखने का। और बस शहर शहर घूमते, आपको पता है कि आर्मी के लोगों का हर 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाया करता है, तो हर शहर घूमते और भटकते और खाना बदोश की ज़िंदगी बिताते बिताते हमारा आखिरी पड़ाव जो है वो लखनऊ में था। तो लखनऊ में जब आखिरी पड़ाव था तो हम जो है वो 11th-12th कर, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारा ग्रेजुएशन हुआ। और ग्रेजुएशन करते करते लखनऊ, इनफैक्ट स्कूल कॉलेज में बहुत कुछ अपनी समझ से जो है वो नाटक किया करते थे, जितनी समझ थी। थिएटर की कुछ समझ नहीं थी, कोई एज सच बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं था, प्रोफेशनल एक्सपोजर नहीं था। तो जो है वो एक्सपोजर जो है वो कोई जिसे कहना चाहिए ना कि जैसे कमर्शियल है, बॉम्बे है, कैलकाटा है, गुजरात के बहुत सारे ऐसे प्लेज होते हैं, तो इस तरीके का जो है कोई बैकग्राउंड नहीं था, पर एक मन में इस तरीके की अनुभूति थी, एक ऐसा था कि कुछ नया काम करना है, कुछ अलग काम करना है। तो लखनऊ इप्टा से जो है वो मेरी शुरुआत हुई। वहाँ पर जो है मैं रविंद्र जो है वो, रविंद्र जी हमारे मोहल्ले में ही रहा करते थे और वहाँ से मुझे जानकारी प्राप्त हुई और मैंने लखनऊ इप्टा में गई। और उस समय वहाँ पर जुगल किशोर जी, लेट जुगल किशोर जी और लेट श्री रवि नागर जी जो है वो आला अफसर कर रहे थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस वक्त वहाँ जाके वो मेरी पहली शाम आज भी मुझे याद है कि मैं वहाँ पर गई और डरते डरते मैं एक कोने में बैठी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे एक बेहतरीन और उम्दा कलाकार जो कि आला अफसर नौटंकी स्टाइल में था, और वो जिस तरीके से जो है वो गाना गाकर और जिस तरीके से वो पूरे स्टाइल में जिस तरीके की परफॉर्मेंस हुई, तो मेरी तो जिसे कहना चाहिए एक तरीके से रूह कांप गई कि माय गॉड, इतने मंजे हुए कलाकार, इतने बेहतरीन कलाकार, मतलब मैं तो बस दर्शक भी बन जाऊँ ना तो मैं, बहुत बड़ी बात है। तो खैर वो एक शाम निकली और उस समय जो है वो हमारे जुगल सर जो मेरे पहले एक्टिंग टीचर रहे, वो उनसे मेरा तारुफ हुआ और मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो। तो मैंने बताया, मैंने कहा सर मैं स्टेज करना चाहती हूँ, मैं एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, इस तरीके से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। और आला अफसर मैं सबसे जूनियर उस पूरे टीम में, सबसे छोटी और सबसे जूनियर, और जिसे कहते हैं ना कोई एक्सपीरियंस नहीं थे एक्सेप्ट स्कूल में जो खुद किया था, टीचरों ने करवाया था, जिस तरीके का माहौल होता था उस तरीके से हम अपने छोटे छोटे स्केट करते थे, उसके अलावा मेरा कोई और एक्सपोजर नहीं था। तो एकदम प्रोफेशनल टीम के साथ काम करने में जो मज़ा आया और जो पहली बार, तो मुझे आज भी याद है कि तब मुझे इम्प्रोवाइजेशन वगैरह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इम्प्रोवाइजेशन उससे पहले कभी किया नहीं था। और चलते शो के अंदर इस तरीके की कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ जो कि आमतौर पे जो है नाटकों के बीच में इस तरीके के बहुत छोटे मोटे बड़े जिसे कहते हैं ना गोल्डन मोमेंट होते हैं, जब कुछ नाटक में ऐसा घटा और आपने वहाँ इम्प्रोवाइज़ किया और नाटक बहुत स्मूथली निकल गया। तो पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में चलते हुए नाटक में जो है वो इम्प्रोवाइजेशन किया एंड इट वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। एंड देन आई रियलाइज़ कि ओह, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं नाटक जो है वो कहीं मेरे सबकॉन्शियस में अपनी जगह बना रहा है और मैं और मेरा जो जिसे कहना चाहिए पूरा जहन इस पूरी परंपरा को लेकर जो है वो बहुत गंभीर है। तो वहाँ नाटक करते करते हमने स्ट्रीट प्ले किए। राकेश जी जो कि उस समय प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्र इप्टा के थे, वो उन्होंने बहुत गाइड किया। वेदा जी, अखिलेश दीक्षित, ये सारी इन लोगों की ऐसी गज़ब की टीम रही है और इन लोगों ने जो इतना इप्टा में काम किया, तो इन लोगों के सानिध्य में, इन लोगों की कहते हैं ना कि प्यार, सानिध्य, गाइडेंस, आप कुछ भी कह लीजिए, परिवार जिसे कह लीजिए। और आज भी किसी कभी ज़रूरत ऐसा महसूस होता है तो आज भी वक्त नहीं मिलता है व्यस्तता के कारण, और क्योंकि लाइफ में जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हो तो आपके साथ और भी चीज़ें जुड़ने लग जाती हैं। तो वो क्या होता है कि सबकॉन्शियस में तो है कि शायद ही कोई ऐसा समय होता होगा कि जब मैं इन लोगों को याद नहीं करती हूँ या मैं मिस नहीं करती हूँ और आज ही मन करता है कि लौट के वहाँ जाऊँ, काम करूँ, बहुत कुछ ऐसा होता है। बट जो है वो हो नहीं पाता है वो। तो इन लोगों के सानिध्य में जो है बहुत कुछ सीखने को मिला।
बहुत कुछ सीखने को मिला कि स्टेज पर खड़े होने की तमीज़ जिसे कहते हैं, संवाद बोलने की अदायगी जिसे कहते हैं, शब्दों को पहचानना जिसे कहते हैं, टेक्स्ट और सब टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों को मैंने पहली बार आत्मसात करना शुरू किया। और ये करते करते जो है मेरा भारतेंदु नाट्य अकेडमी, जिसे BNA भी कहते हैं, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। और एडमिशन हुआ वहाँ 2 साल की ट्रेनिंग हुई। वहाँ पर बंसी कौलदा आए नाटक करने के लिए। हम BM शाह जी आए वहाँ पर नाटक करने के लिए। तो वहाँ पर भी मुझे बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। और जब मैं BNA के सेकेंड ईयर में थी तब मेरा सिलेक्शन हुआ NSD में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में। और मुझे मौका मिला फिर से एक बार बहुत कुछ सीखने का। तो मैं सीखते, जिसे कहती हूँ ना, सीखने की परंपरा जो कहते हैं ना, वो मुझे लगता है कि वो होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज मुझे इतने साल हो गए हैं थिएटर करते हुए, डायरेक्शन करते हुए, एक्टिंग करते हुए, लिखते हुए, पर आज भी मुझे ये लगता है कि वास्तव में मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। ये मैं आपको बहुत सच्चाई बता रही हूँ। तो जब NSD में सिलेक्शन हुआ तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि NSD में सिलेक्शन हो तो गया, आ गई जी दिल्ली। अब जब दिल्ली आ गए तो जब अपना शहर और अपना घर जब छोड़कर जब आए तो फिर कहते हैं ना कि डिफरेंट स्टेट के लोग आए थे वहाँ पर, और बिल्कुल नई जगह और बिल्कुल नया माहौल। और उन दिनों जो है वो एक इंटरेक्शन होता था सीनियर और जूनियर के बीच में, जिसे सो कॉल्ड रैगिंग कहा जाता था उस टाइम में। बट आई बिलीव इट वाज वेरी हेल्दी एंड वेरी नाइस इंटरेक्शन। तो वो इंटरेक्शन शुरू हुआ और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि बड़े ही धमाके के साथ आपकी NSD में जो है ना वो एंट्री होती है। तो एंट्री हुई फर्स्ट ईयर में जो है वो फर्स्ट ईयर में जो है मेरी आवाज़ आ रही है गीतांजलि? कैन यू हियर मी? कैन एनीबडी जस्ट गिव साइन और राइट कि मैं आगे कंटिन्यू करूं? गीतांजलि, मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मुझे आप सुन पा रहे हो? शायद ये अटक गया है या क्या हुआ है। हेलो, गीतांजलि, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? ओके। ऑल राइट। सो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि मैं अभी भी लाइव हूँ या नहीं हूँ। अगर मुझे कोई साइन दे कि मैं लाइव हूँ और वो मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो। हेलो, अच्छा, मैंने रिज्यूम किया है बीच में। सो जब मैं NSD में मेरा जब जी मदन जी, थैंक यू, आ रही है, ओके, थैंक यू संजय जी। तो जब NSD में सिलेक्शन हुआ तो आए और फिर यहाँ पर जो है वो पढ़ने लिखने की जो है वो कहते हैं कि क्लास में जाना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट शुरू हुए। और थैंक यू मदन जी, थैंक यू अरुण जी। तो इस तरीके से जो है ये पूरी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। और NSD का जो इतना ग्रैंड, जिसे कहते हैं लाइब्रेरी का जो कलेक्शन था, वर्ल्ड थिएटर, वर्ल्ड ड्रामा के बारे में, स्टेज के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, कॉस्ट्यूम के बारे में, सेट के बारे में, लाइट्स के बारे में, ये सब कुछ करने का, एक्सप्लोर करने का मौका जो NSD ने दिया। थैंक यू सुंदरलाल जी। समझने का जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं ना, वो जो NSD ने प्रोवाइड किया या BNA ने प्रोवाइड किया, वो एक कमाल का। हेलो मृदुला जी, कैसी हैं? मृदुला जी, कहना चाहिए कि हमारी शुरुआत की साक्षी रही हैं। जब मैं थिएटर में आई थी तो मृदुला जी एक ग्रेट एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर और बहुत ही कमाल का काम कर रही थी। बहुत ही कमाल की जो है वो अदाकारा है मृदुला जी। तो एक्चुअली कहना चाहिए कि वो साक्षी रही हैं मेरी यात्रा की, मेरी शुरुआत की लखनऊ से। मृदुला जी, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ तो ओके। तो हेलो रेमुंड जी, ओके। तो यहाँ से जिसे कहते हैं ना कि सीखने की जो परंपरा, नमस्ते सुरेश जी, नमस्ते नमस्ते। तो यहाँ से जो है ये परंपरा शुरू हुई कि भाई बिना पढ़े लिखे
और बिना, जिसे कहते हैं ना कि अगर आपको थिएटर करना है, एक्टिंग करना है, सेट डिज़ाइन करना है, लाइट डिज़ाइन करना है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना है, म्यूज़िक डिज़ाइन करना है, प्ले डायरेक्ट करना है, एक्टिंग कुछ भी करना है, उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। हमारे गुरुओं ने, हमारे सीनियर्स ने हमें ये बहुत अच्छे से सिखाया कि बिना पढ़े लिखे जो है वो आपके अंदर जो है वो गहराई नहीं आ पाएगी, आपकी समझ जिसे कहते हैं ना वो अपनी पराकाष्ठा पे नहीं पहुंचेगी। पहुंचे पराकाष्ठा तो मुझे पता नहीं कहाँ तक, किसकी सीमा मापदंड क्या है, पर क्या है कि धीरे धीरे लोग चीज़ों को समझने की समझ बढ़ती है। इतनी समझ तो बढ़ने लगती है कि हाँ भाई, अगर इस चीज़ को और खूबसूरती से या और एस्थेटिक तरीके से जो है वो दर्शकों के सामने कैसे लेकर आया जा सकता है, तो ये समझ बढ़ती है पढ़ने और लिखने से। नमस्कार विजय जी। तो एनएसडी की ट्रेनिंग जो है वो बहुत ख़ास महत्व रखती है, बीएनए की ट्रेनिंग बहुत ख़ास महत्व रखती है, बहुत ही ख़ास महत्व रखती है। तो जो है वो धीरे धीरे जब हम लोगों की जिसे कहते हैं ना, हमारा सौभाग्य ऐसा रहा एनएसडी के दौरान में रॉबिन दास के साथ सर के साथ काम करने का मौका मिला, हमारे बजाज सर के साथ काम करने का मौका मिला, और उसके बाद अनुराधा मैम के साथ काम करने का मौका मिला, बीएम शाह जी के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला मुझे, और सबसे बड़े जिन्हें कह चाहिए गुरु हमारे बाबा कारंत, उनसे सीखने का बहुत मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला। हमारा जिसे कहना चाहिए कि सेकेंड ईयर का पहला नाटक था विक्रम उर्वश्यम, और हम लोगों ने उस नाटक को जो है वो कालिदास समारोह में भी प्रस्तुत किया था। और जिसे कहते हैं ना, बाबा कारंत को हम सब लोग, जो जितने लोग थिएटर करते हैं, जितने लोग उन्हें जानते हैं, जितने लोग उन्हें प्यार करते हैं, वो उन्हें बाबा के नाम से बुलाते हैं। तो बाबा जो है वो हमें ये सिखा कर गए कि आप जितने सरल और सहज बनेंगे, उतना जो है वो आपको रिक्रिएट करना जो है ना वो आसान होगा। और उनसे मैंने बड़ी अच्छी, एक बार क्या हुआ कि मैंने उनसे सवाल किया बाबा से कि कई बार होता है ना कि जैसे कि वर्कशॉप हम ले रहे हैं, एज अ डायरेक्टर हम काम कर रहे हैं, और आज हमने मोहन राकेश का आधे अधूरे सपोज नाटक उठाया, और आज मैंने इस ग्रुप के साथ किया। तो एज अ डायरेक्टर आप उसकी इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि बुनाई करते हैं, और इतनी ज़्यादा उसके साथ स्क्रिप्ट के साथ आप इतना मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, और एक्टर्स को जो है कैरेक्टर समझाने के लिए जो है वो जी सुरेश जी, मैं आपके सवाल का जवाब अभी देती हूँ। जो है वो धीरे धीरे जो है जहन में इतना ज़्यादा वो जो स्क्रिप्ट बस जाती है, तो आप जो है वो अगर नाटक फिर साल भर के बाद या 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 3 साल के बाद अगर आप वो नाटक फिर से उठाते हैं, तो आज बाबा की पुण्यतिथि है, प्रणाम प्रणाम देवी कांत जी को, जिसे कहना चाहिए कि मैं, जिसे कहना चाहिए कि मेरी एक श्रद्धांजलि है। और आज जिसे कहना चाहिए कि बाबा की आज पुण्यतिथि है, तो मैं उन्हें शत शत प्रणाम करती हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बोलने का मौका मिला है, और उनके बारे में हम और बात करेंगे, और उनका इंटरव्यू भी मैंने लिया हुआ है। और तो जो है बाबा कारंत, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात ये सिखाई कि जितने सहज बनोगे आप, और जितने आप हृदय से कोमल होगे आप, उतनी चीज़ें आपको रिक्रिएट करने में, स्टेज पर, म्यूज़िक में जो है ना, उतनी आसानी होगी। तो आप, वो कहते थे आज नाटक हुआ, ख़त्म हुआ, और उसे आप भूल जाइए, बिल्कुल ऐसे भूल जाइए, उसको आपको अपने जहन से मिटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज उसे जहन से नहीं मिटाएंगे, अगर आज, तो आप फिर से रिक्रिएट उसी नाटक को अगर आप दूसरे ग्रुप के साथ, दूसरे बच्चों के साथ करना चाहते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने बहुत जिसे कहते हैं ना कि बहुत एक अहम बात उनसे सीखी। और बाबा की पुण्यतिथि पे मैं आपसे और 2-3 बातें उनकी शेयर करना चाहूँगी कि मैं एनएसडी रेपेटरी कर रही थी, और तब मैं एक शाम, मुझे आज भी याद है, अभिमंच जो एनएसडी के प्रांगण में जो है एक ऑडिटोरियम है, तो वहाँ पर बाहर बेंच लगा हुआ था, और मैं बाहर बैठ के कोई नॉवल अमृतलाल नागर जी का एक नॉवल पढ़ रही थी, बहुत नचायो गोपाल। तो मैं पढ़ने में इतने ज़्यादा मग्न थी, इतनी तल्लीन थी कि मुझे ध्यान ही नहीं आया कि बाबा पास में आकर बैठ गए। तो बाबा ने बोला मुझे कि क्या पढ़ रही हो, तो मैंने कहा सर ये नॉवल पढ़ रही हूँ मैं। तो उन्होंने ऐसे नॉवल लिया, तो कहते अच्छा तुम विदुषी हो। तो एक कहते हैं ना कि स्टूडेंट और टीचर का जो एक रिश्ता होता है, तो मैंने कहा सर, मतलब मैं कुछ बोल नहीं पाई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ना बच्चों के साथ काम करो। इससे पहले मैंने बच्चों के साथ काम करने के बारे में कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि मैं बच्चों के साथ काम करूं, मतलब मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने बोला सर बिल्कुल आपका आदेश जो है वो बिल्कुल सर आंखों पे शिरोधार्य है, लेकिन बच्चों के साथ तो कह रही जितना मैं तुम्हें समझता हूँ और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, वो तुम्हें बच्चों के साथ ज़रूर काम करना चाहिए।
आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उनकी बात को पत्थर की लकीर समझ ली, और उनको पत्थर की लकीर समझी मैंने उनकी बात को, और मैंने बच्चों के साथ जो है वो अनगिनत नाटक किए। मैंने तकरीबन 14 से 15 साल तक मैंने बच्चों के साथ नाटक लिखे, उनके नाटक डायरेक्ट किए, उनके नाटक रामचंद्र जी नमस्कार, उनके नाटक मैंने डायरेक्ट किए, बच्चों के साथ वर्कशॉप्स करी मैंने। और जो मैंने कहते हैं ना कि बाबा की बात जो थी वो मेरी पूरी, उसने पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी मेरी। क्योंकि बच्चों के साथ काम करना मतलब वो नेचुरल एक्टर हैं, उनकी क्रिएटिविटी में कोई चीज़ बायस्ड नहीं है, उनकी जो सादगी है, उनका जो कोमलपन है, उनका जो बात करने का तरीका है, आप तक पहुँचने का तरीका है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। तो वो बाबा ने जो मुझे पता नहीं क्या देखा उन्होंने मुझ में, और उन्होंने मुझे ये राय दी, और मेरी ज़िंदगी पलट गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बच्चों के साथ काम करूँगी, क्योंकि आप NSD BNA करके निकले हैं, और आप NSD से एक्टिंग का डिप्लोमा लेकर निकले हैं, और आप पहले से बहुत सारे प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं, आप बड़ों के साथ, एडल्ट्स के साथ प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये जहन में दूर दूर तक नहीं था कि बच्चों के साथ नाटक करने का ख्याल तो कभी आया ही नहीं था। तो खैर मेरी ज़िंदगी पलटी, और मैंने बाबा की बात मानी, और मैं जो है वो बच्चों के साथ नाटक करती रही। और जिसे कहते हैं ना, मैंने तकरीबन, मतलब मैं भूटान भी गई 2 साल के लिए, वहाँ पे 100 साल हुए थे एजुकेशन को। तो मुझे जो है वहाँ से इनविटेशन था, यूनिवर्सल लर्न टुडे की तरफ से मैं चुनकर गई थी, और वहाँ 2 साल मैं गई, और वहाँ पर मैंने पूरा थिएटर का सेटअप किया बच्चों के लिए, खास करके वहाँ पर, क्योंकि भूटान में जो है ना वो फोक डांस, फोक म्यूज़िक, और जो उनकी जिसे कहना चाहिए जिसे कहना चाहिए कि सब कुछ इतना रिच है, इतना मतलब महान है, लेकिन नाटक जिसे आजकल के बच्चों का जो कुछ भी मनोभाव है उसको एक स्टेज पर किस तरीके से लेकर आए, उस तरीके की किसी भी तरीके की शुरुआत नहीं थी। तो मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर मैंने बहुत सारे स्कूल के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ जो है वर्कशॉप करी भूटान में, और वहाँ के टीचर्स को ट्रेनिंग दी, और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से आप जो है वो स्टेज क्रिएट करेंगे, क्योंकि प्रस्तुति के लिए आपको एक निर्माण करना पड़ता है जो दर्शक और जो है प्रस्तुतकर्ता के बीच में एक रिश्ता बनाता है। तो वो मैंने उनको बताया, और उनको एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा इस तरीके से सिखाया कि किस तरीके से चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी है कि नाटक के दौरान, क्योंकि उसकी नाटक की और प्रस्तुति की अपनी एक बड़ी सुंदर परिभाषा, यूनिवर्सल जिसे कहना चाहिए वो एक भाषा है, उसको समझना, उनको इस बात के लिए एक्सपोज कराना कि भाई इस तरीके से चीज़ें काम होती हैं, लाइट का इस्तेमाल इस तरीके से होता है, कॉस्ट्यूम है, तो उनका अपना एक फोक ट्रेडिशन होने की वजह से क्या, उनके एक बहुत सेट ऑफ कॉस्ट्यूम है, उनका सेट ऑफ म्यूज़िक है, यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके जो है वो नृत्य का एक बहुत ही प्यारा तरीका है। तो नाटक जो है वो बच्चों की बातचीत से, वर्कशॉप के दौरान में हम कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं गए, हमने बच्चों से ही इम्प्रोवाइज करके उनके साथ जो है नाटक बनाया। टीचरों को इस बात की ट्रेनिंग दी मैंने कि किस तरीके से बच्चों के अंदर ही जो है इतना जो है वो नाटक जिसे कहते हैं कि इतना मज़ेदार कहानियाँ और इतनी क्रिएटिविटी भरी पड़ी है ना कि आप उन्हीं में से सब कुछ निकालिए। तो इस तरीके से जो है पूरी परंपरा भूटान में भी शुरू करी, तो इसका भी श्रेय बाबा को जाता है। और बाबा, मुझे आज भी याद है कि हम अनामदास का पोथा रेबेटरी में कर रहे थे, और बाबा कमानी में जो है हमारा फर्स्ट जो है वो शो देखने के लिए आए थे, और बाबा ने आकर इस तरीके से पकड़कर उन्होंने मुझे बोला कि तुम मतलब कितना कमाल करी। तो मैं, क्योंकि वो लंबी प्रस्तुति थी और करते करते जो है वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी मैं वो करते, क्योंकि लंबी प्रस्तुति होने की वजह से जो है वो एग्जॉस्ट हो गई थी। और बाबा जी ने जब मुझे कहा तो मैं अपने सेंसेस में वापस आई, और बाबा ने कहा कि कितना कमाल का परफॉर्मेंस किया है तुमने। तो बाबा के साथ जो है वो बड़ी सुंदर स्मृतियाँ हैं, और इंटरव्यू के दौरान में उन्होंने बड़ी सहजता से सब कुछ अपने बारे में बताया, और उनका एक बड़ा अच्छा सा था कि अगर अभी बात कर रहे हो, अभी जो कुछ कर रहे हो उसको करो, पूरे मन से करो, और उसके बाद उसको वहाँ से छोड़ के फिर दूसरी चीज़ शुरू करो। उस चीज़ को आगे एकदम ऐसे लेकर रखना और करके जाना नहीं। नई चीज़ करनी है, हर बार नया एक्सपेरिमेंट करना है, नई चीज़ खोजनी है, तो हर बार नई शुरुआत करनी पड़ेगी। ये बाबा का मंत्र जो उन्होंने हमें दिया। उसके बाद जो है वो सेकेंड ईयर में जो है वो बहुत सारे नाटक हुए। पॉलिश एक डायरेक्टर आए थे NSD के, जो है अब मैं अपने जो है और स्मृतियों पर आती हूँ कि NSD में जो है वो पोलैंड से एक डायरेक्टर आए थे, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनके काम करने के तरीके हम लोगों ने सीखे, और बेबाक जिसे कहते हैं होकर चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना। और तो इस तरीके से NSD में बहुत ही सुंदर अनुभव रहे, बहुत ही कमाल का अनुभव रहा, क्योंकि कैंपस की एक ज़िंदगी भर की जो है ना वो ऐसी यादें होती हैं, अपने दोस्तों के साथ इस तरीके की ज़िंदगी भर की दोस्ती होती है। तो जो है
इस तरीके से एनएसडी का जो है हमने 3 साल पूरा किया। खैर स्मृतियाँ तो बहुत सारी हैं, पर मैं सवालों का जवाब देना चाहूँगी। मुझसे थोड़ी देर पहले जो है वो सुरेश जी ने शायद ये सवाल पूछा था कि छोटे रंगकर्मी कैसे जुड़ सकते हैं, और कृपया आप इस पर जानकारी। तो सुरेश जी, मैं आपसे पहले बोलूँगी कि ये छोटे और बड़े रंगकर्मी कुछ भी नहीं होता है, और हर शहर में आजकल जो है वो नाटक होते ही होते हैं। और जो है वो आजकल सोशल मीडिया पर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि मेरा मंच है, इस तरीके की बातचीत हो रही है, और सोशल मीडिया के थ्रू लोग बहुत कुछ जुड़ सकते हैं। और बहुत सारे पूरे मैं हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ट्रेंड, और जो अपने बिना ट्रेनिंग के अपने अनुभव के आधार पे ट्रेंड है, जिनका अपना कमाल का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि एनएसडी वाले या बीएनए वाले या एफटीआई वाले या विस्लिंग वुड वाले या फिर और भी बहुत सारे ऐसे जो है इंस्टीट्यूट है जहाँ पे थिएटर की ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ वही लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन से या एक उम्र के बाद से उन्होंने अपना एक नया काम थिएटर में शुरू किया है और कमाल का काम कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपके शहर में, आपके आसपास में, जो कि प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल है, कैसे लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़िए। और थिएटर मुझे लगता है कि इस तरीके का मंच है, एक तरीके का जो है संवाद है, जहाँ पर आपको कोई ऐसे ऑफिशियली परमिशन की या ऑफिशियली उसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो एक बहुत ही मानवीय और इंसानी तरीके का जुड़ाव है। तो आप कभी भी जुड़ सकते हैं, और मैं हमेशा सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहती हूँ, तो आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मैं आजकल मुंबई में रहती हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में जो है वो टेलीविज़न कर रही हूँ, वेब सीरीज़ कर रही हूँ, फिल्में कर रही हूँ, और बच्चों के साथ यहाँ भी मैंने नाटक किया था। और तो इस तरीके से जो है आप अपने शहर के लोगों से जुड़ सकते हो। और मुझसे अगर जुड़ना है तो मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। अगर आप मुंबई आते हैं तो आप मुंबई में ज़रूर मिलिए और बातचीत करिए। रामचंद्र जी धनबाद से स्वागत है। वाह, बाबा को सादर नमन, क्या बात है। और आपको एक कमाल की बात बताऊं, मेरा मंच के अब तक टोटल 330 वेबिनार्स हो चुके हैं। क्या बात है, बहुत 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 बधाई जो है वो मैं देना चाहती हूँ मेरा मंच को। और थैंक यू वसंत जी, थैंक यू सो मच। हाँ, जो इस समय जो है वो जो मुझे याद आ रहा है, कोई स्क्रिप्ट तो मैंने लिखी नहीं है, और बहुत सारे दर्शक जो है अब जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस तरीके से सज और सवर के बैठी हुई हूँ ना, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं जो है सीधे सेट पर से लाइव कर रही हूँ, और जो है वो मैं अभी जो है मास्टर शॉट और क्लोज देकर आई हूँ, और 1 घंटे का समय निकाल कर आई हूँ, और सुबह से हम शूट कर रहे थे, और इस 1 घंटे के लिए जो है मैं यहाँ पर आई हूँ। मदन मोहन जी का सवाल ये है कि बच्चों के साथ नाटक करना कठिन तो है, लेकिन नाटक एक नया जीवन देता है। आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना 100% सत्य बात कह रहे हैं मदन जी। और मैं और लोगों को भी बताना चाहूँगी कि बच्चों के साथ जो नाटक करना होता है ना, वो थेरेपी होता है। बच्चे आपको सब कुछ भुलवा देते हैं, सब कुछ आप भूल जाते हैं। आप ज़िंदगी में चाहे जितना सारा स्ट्रेस लेके आएँ, आप ज़िंदगी में तमाम परेशानियां लेकर आएँ, लेकिन आप जैसे ही बच्चों के साथ काम करना शुरू करते हैं, बिलीव मी, ये मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, उसमें इतना डूब जाते हैं। वो इस तरीके की, जिसे कहते हैं ना, आपको वो कितनी सुंदर दुनिया में लेकर जाते हैं, और वही आपको वास्तविक लगती है। और आप उस पूरे दौरान में जो है ना, वो सब कुछ भूल भाल के आप सिर्फ अपने क्रिएटिव जोन में होते हैं, और आप इतना सुंदर क्रिएट करते हैं, इतना आपका वो कहते हैं ना कि इतना नैसर्गिक होता है, वो इतना ओरिजिनल होता है, वो इतना जिसे कहना चाहिए ऑर्गेनिक होता है कि मतलब मुझे लगता है कि बच्चों से बेहतर आर्टिस्ट मैं किसी को तो नहीं मानती। वो जितने स्वाभाविक होते हैं, जितने डायरेक्ट होते हैं, तो बहुत ही कमाल का होता है। वसंत जी का सवाल ये है, आजकल रंगमंच कर रही हैं क्या? बॉम्बे में जो है वो मैं मुकेश छाबड़ा जी ने मुझे, उनकी कंपनी है MCC, और उन्होंने मुझे जो है वो बच्चों के साथ नाटक करने के लिए जो है वो बुलाया था, और मैंने उनके नन्ही खिड़कियों में जो है मेरा नाटक था अब हमें खेलना है, तो वो नाटक हमने तैयार किया था, और उसकी कमाल की प्रस्तुति हुई थी। यहीं आराम नगर में वेदा फैक्ट्री है, वहाँ पर हमने प्रस्तुति करी थी। और बीच बीच में जब भी मौका मिलता है थिएटर के बारे में बातचीत ज़रूर करती हूँ, क्योंकि शूटिंग के जो है वो इस तरीके की व्यस्तता हो जाती है कि एक लंबे वन स्ट्रेच में जो है वो समय निकाल पाना, क्योंकि थिएटर अपने आप में एक टाइम एक की डिमांड करती है कि भाई इतना रिहर्सल होना है, और नाटक की प्रस्तुति जो उसकी तैयारी करने में जो वक्त लगता है, वो एक जो है वो एक अच्छा खासा समय लगता है। तो वो अभी मुझे लगता है कि मैं अब
20 का वक्त तो लॉकडाउन में और बहुत सारे उथल पुथल में और इस तरीके के महामारी में जो है वो जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ कह पाना, क्योंकि थिएटर जो है वो बहुत ही, इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट, इट्स लाइक अ वेरी क्लोज ह्यूमन वर्क, सो ये मुश्किल है कहना कि मैं अभी 2020 में शुरू कर पाऊंगी कि नहीं। बट ये है कि मैं 2021 में, मेरा बहुत अच्छा एक इंटेंशन है कि 2021 में मैं मुंबई में भी जो है वो थिएटर की शुरुआत करूँ और लोगों के साथ जुड़ूँ और ख़ुद भी लोगों को अपने साथ जोड़ूँ। तो बम्बई की बात आती है तो मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा बताती हूँ कि मैं दिल्ली में जो है वो 2000 मैं बच्चों के साथ काम कर रही थी। आईआईटी कानपुर में मैं जो है वो 5 साल मैंने नाटक डायरेक्ट किए वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ और कई अवार्ड जीते। और उसके बाद मैंने आईआईएम लखनऊ के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, MBA बिजनेस कॉलेज, उनके साथ मैंने 8 साल नाटक डायरेक्ट किया और गज़ब का कमाल का अनुभव रहा उनके साथ काम करने का। और आज भी आप बिलीव नहीं करेंगे, तकरीबन 10 या 15 साल हो गए हैं वहाँ पर लोगों के साथ मैंने जब काम शुरू किया था, और आज भी वो बच्चे दुनिया में जहाँ भी हैं, जिस भी कोने में काम कर रहे हैं, हम आज भी टच में रहते हैं। तो इस तरीके का थिएटर जो है आपको इस तरीके का जीवन भर की पूंजी और कमाई देती है। तो मैं मुंबई की बात कर रही थी, तो मुंबई जब मैं 2010 में जो है वो 2010 में मुझे अचानक दिल्ली में ये लगने लगा कि मैं जो है वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहुत ही नाटक कर करके और बहुत मुझे ब्रेक चाहिए था। तो वसंत वैली एक स्कूल है जो इंडिया टुडे का स्कूल है और कमाल का स्कूल है। रेखा पुरी और उस समय अरुण कपूर हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, और तो रेखा बख्शी जो हमारी हेड हुआ करती थी। और जो है इन लोगों ने मुझे कमाल की फ्रीडम दी, जिसे कहना चाहिए कि ड्रामा को और नाटक को आगे लाने के लिए। और तो अचानक ना मैं वहाँ पर कर रही थी और मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ब्रेक की ज़रूरत है और मुझे काम कुछ और नया भी करना चाहिए। तो मैं 1 साल के ब्रेक के लिए मुंबई आई, और मैं मुंबई में आई और मैं हमारे NSD के सीनियर तिग्मांशु धूलिया के साथ जुड़ी। और मैंने जो है वो मिलन टॉकीज़ 2019 में रिलीज़ हुई थी, उसका प्री प्रोडक्शन, जो फिल्म बनने से पहले जिसकी पूरी तैयारी होती है उसे प्री प्रोडक्शन कहते हैं। तो उसकी पूरी जो है वो प्री प्रोडक्शन जो है तैयारी करी, जिसे कहते हैं कि लोकेशन किस तरीके की होनी चाहिए उसके बारे में रिसर्च करना, किस तरह के कॉस्ट्यूम्स होंगे, कि कास्टिंग जो है वो उन दिनों मुकेश कास्टिंग बहुत सारे फिल्मों की कर रहे थे, मुकेश चावड़ा जी की बात कर रही हूँ। तो जो है वो मिलन टॉकीज़ का जो है वो काम शुरू किया और सर को मैंने असिस्ट करना शुरू किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर। और तब सर ने मुझे कहा कि तुम्हारा फेस तो एक्टर का है, तुम डायरेक्शन क्यों करना चाहती हो। बहुत अच्छी बात है, वैसे भी डायरेक्शन में फिल्मों में बहुत कम लड़कियाँ हैं और स्पेशली NSD की तो लड़कियाँ लगभग नहीं के बराबर हैं। तो इट्स आई एम जस्ट सेइंग यू हैव दैट एक्टर फेस, यू हैव दैट पर्सनैलिटी, वाई यू नॉट परसीविंग फॉर एक्टिंग। मैंने बोला सर एक्टिंग के लिए तो कभी भी परस्यू कर लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट मैं डायरेक्शन जो इतने सालों से मैं करती आ रही हूँ, तो मैं फिल्म में भी डायरेक्शन क्या है, कैसा होता है, वो मैं समझना चाहती हूँ और मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। तो मैंने जो है वो तिग्मांशु धूलिया सर को ज्वाइन किया। और फिर उसके बाद मैंने जब ज्वाइन किया था तब पान सिंह तोमर का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, आज भी मुझे याद है। तब मेरी वहीं इरफान सर हमारे जो सीनियर हैं उनसे मुलाकात हुई थी हमारी, और नवाज़ उन दिनों जो है, क्योंकि फिल्म की हमारी डबिंग वगैरह कुछ बाकी थी, थोड़ा बहुत कुछ था, तो वो हमने जो है वो पूरा कंप्लीट किया और आखिरी स्टेज पर था। और फिर उसके बाद वो फिल्म रिलीज़ हुई, और आपको पता है कि पान सिंह तोमर कितनी कमाल की मूवी है, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला। और उसके बाद फिल्म जो है वो मैं यहाँ, क्योंकि वसंत वैली स्कूल जो है वो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, चिल्ड्रन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें तकरीबन जो है वो 9-10 प्ले आते हैं और पूरा फेस्टिवल होता है बच्चों का, जिसमें बच्चों के द्वारा लिखा हुआ बच्चों के लिए नाटक होता है। और जो है तकरीबन मैंने उस पूरे फेस्टिवल को तकरीबन 14 या 15 साल तक जो है मैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा रही हूँ। और इन सारी चीज़ों को जो है वो मिलकर टीम के साथ काम करने का जो कमाल का एक्सपीरियंस रहा मैंने। तो मैं जो है फिर बीच में 2 महीने के लिए गई और नाटक जो है वो मैंने वहाँ दिल्ली में आके वापस मैंने डायरेक्ट किया, क्योंकि फेस्टिवल कंप्लीट करना था। और मैं चूँकि वहाँ ड्रामा स्पेशलिस्ट वसंत वैली स्कूल में रही, तो मुझे आके मैंने नाटक किया। और उसके बाद मैं वापस अगस्त में गई और उसके बाद हमने साहिब बीबी और गैंगस्टर पार्ट 1 का प्री प्रोडक्शन शुरू किया। उसके बाद कास्टिंग शुरू हुई, तो मुकेश चावड़ा जी के साथ जो है वो आते थे कास्टिंग वाले। और उन्हीं दिनों, और आपको मैं एक मज़ेदार किस्सा बताऊँ कि वासीपुर की जो है वो कास्टिंग चल रही थी, तब टिशू सर जो है वो कॉस्ट्यूम का और सबका ट्रायल और कास्ट ये सब कुछ चलता होता था ऑफिस में। तो बड़ा कमाल का अनुभव रहा टिशू सर के साथ काम कर, तिग्मांशु धूलिया जी को हम लोग सारे लोग जितने लोग जानते हैं उन्हें टिशू कहते हैं। तो टिशू सर के साथ जो है वो कमाल का जो है वो सीखने का मिला मुझे मौका। और जिसे कहते हैं, मैंने उनको बोला था सर मुझसे आप स्क्रिप्ट लिखवा लीजिए,
आप कास्टिंग के बारे में बात कर लीजिए, आप डायलॉग के बारे में बात कर लीजिए, आप जो है मतलब इससे रिलेटेड, बट टेक्निकली जैसे कहना चाहिए ना फिल्म के बारे में, क्या ये सारे टेक्निकल और ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। बट सर ने खुले दिल से जो है कहा कि तुम्हारा बिल्कुल स्वागत है और तुम सीखना चाहती हो, और सर ने बहुत सिखाया, बहुत पढ़ाया जिसे कहते हैं, और मेरे फिल्म के पहले गुरु वही हैं और हमेशा वही रहेंगे। और फिर उसके बाद मैंने 1 साल तक उनके साथ काम किया। हमने देवघर बाड़िया गुजरात अहमदाबाद से तकरीबन 4 घंटे आगे जो है वो एक पैलेस है, वहाँ पैलेस में हम तकरीबन 1 महीना थे और हमने वहाँ पे फ़िल्म पूरी बनाई और बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा फ़िल्म करने का। एक बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हमें कुछ क्राउड सीन चाहिए था और शाम को ये डिसाइड हुआ कि कल सुबह जो है हम 8-9 बजे जो है वो रोल करेंगे। और क्या है, देवघर बाड़िया जो है वो एक छोटा सा जगह है जहाँ पे ज़्यादातर गुजराती कम्युनिटी रहती है और बहुत साधारण सिंपल ज़िंदगी जीने वाले लोग रहते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि लोगों ने 7 बजे 8 बजे खाना खाया और बत्ती बंद, और पूरा जिसे कहते हैं कस्बा या गाँव कह लीजिए, आसपास का इलाका बिल्कुल अंधेरा सन्नाटा। तो कास्टिंग कहाँ से करेंगे भाई, कहाँ से लेकर आएंगे? रात को 8 बजे हमारा पैकअप हो रहा है और सुबह जो है वो सर ने बोल दिया भाई अब सुबह ये सीन के लिए लोग चाहिए तो चाहिए। तो वो वहाँ पर लोगों के साथ बैठ कर रात को 12 बजे तक 1 बजे तक कास्टिंग करना। और सोचिए वो पैलेस जहाँ कोई नहीं रहता, बहुत बड़ी सी एक हवेली जहाँ पर कोई नहीं रहता, रात को बैठकर अपने साथियों के साथ बैठकर लोगों की कास्टिंग करना, लोगों को समझाना, क्योंकि एक माइंड सेट होता है। जैसे लखनऊ शहर का अपना एक रफ्ता रफ्ता, एक आहिस्ता आहिस्ता, एक मुलायम सी एक बड़ी ज़िंदगी की एक तरीका है उनका, एक हड़बड़ाहट नहीं है। बॉम्बे में जैसे क्या है कि हर चीज़ बहुत फास्ट है, हर चीज़ दौड़ती रहती है, हर एक चीज़ की एक रफ्तार है। तो वहाँ उस देवघर बाड़िया की भी अपनी एक रफ्तार थी जहाँ पे लोग खाए पिए मस्त अपना शाम को, और कोई काम का टेंशन नहीं। खैर किसी तरीके से खोज खोज के लोगों को बुला के घर से जाके पकड़ के वहाँ के लोकल लोगों ने जो है मदद करी, वहाँ पकड़ के लाए गए। रात को ऑडिशन हुआ कुछ, क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरीके के सीन जो है ऑन स्पॉट ऐसे होते हैं कि कई बार जो है लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे फाइनल कास्टिंग और सब कुछ तो करके ही जाते हैं, बट कभी कभी होता है सीन में और लोगों की ज़रूरत है, तो वो खैर किया। फ़िल्म का तो खैर कमाल का एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैं जनवरी 2011 में मैं वापस चली गई, और उसके बाद वापस मैंने अपना थिएटर कंटिन्यू किया और खूब सारा थिएटर किया। फिर यही थिएटर करते करते मैंने NDTV के साथ एक छुपा रुस्तम प्रोग्राम आता था, जिसमें कि कैमरा कहीं छुपा के जो है कैमरामैन और पूरी टीम जो है वो कहीं छुप के रहती थी, और हम जो है गैग जो है इस तरीके की कोई चीज़ जो है इम्प्रोवाइज़ करते थे। तो मैं जो है वो बहुत सारे गायक किए हमने, बहुत सारे जो है लोगों के साथ मज़ेदार जो है वो एपिसोड्स बनाए, जिसमें कि सब कुछ जो है ऑन जिसे कहते हैं स्पॉट इम्प्रोवाइज़ करना होता है। और ऐसे अनजान लोग जो है वो आपके को एक्टर होते हैं जिनको आपने ना कभी देखा है ना उनसे आपका इंटरेक्शन हुआ है, जहाँ पर आपका कोई भी जो है वो पता नहीं है कि सामने वाले जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं। कोई गुस्सा ही होके चला गया, कोई, और कैमरा छुपा हुआ है, कैमरा आपके पीछे जा रहा है और आपको पता है कि कैमरा है, और आपको ये भी पता है कि आपने हाथ में जो भी सामान लिया हुआ है उसके अंदर माइक छुपा के रखा हुआ है, तो माइक छुपा के उसकी आवाज़ भी आनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है वो तो इस तरीके के हमने गैग की, और ऑडियंस का बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। संजय जी का सवाल, मैम आप इतने सरल हैं और आज की युवा पीढ़ी ऐसी नहीं है, मेरा प्रणाम। नहीं संजय जी, ऐसा नहीं है, कठिन लोग तो हमेशा हर पीढ़ी में रहते हैं और बिल्कुल सरल लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़िंदगी, और कहते हैं ना कि ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है और आसपास की चीज़ें भी आपकी बड़ी खूबसूरत हैं। तो है फ़र्क थोड़ा है, लेकिन ये है कि क्योंकि उनको एक्सपोजर ऐसा इस तरीके का मिला है, तो इस तरीके का जो है वो मिला है उनको, तो वो इस तरीके की बातें करते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि वो बहुत ही, क्योंकि उन्हें दुनिया भर का एक्सपोजर है, तो वो कमाल के जो है क्रिएटिव लोग हैं, उनके अंदर कमाल के आइडियाज़ हैं, और उनके अंदर जो शिद्दत भी है काम करने की नए लोगों की। मैं कई लोगों के साथ, नए लोगों के साथ जुड़ी हूँ, युवा लोगों के साथ जुड़ी हूँ, तो मुझे बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला, जानने को मिला। थिएटर और ज्ञान प्रकाश जी का सवाल है कि थिएटर और एक्टिंग और बारीकी से जानने के लिए इस लॉकडाउन में सीखने के लिए कोई किताब सजेस्ट करिए ना।
ज्ञान जी, एक्टिंग और थिएटर को समझने के लिए तो बड़ी सारी किताबें हैं, बहुत सारी। ऐसे तो नाम लेना, मतलब अगर आप स्टानिस्लावस्की, कुरोतोवस्की के अगर आप किताबें जिसमें कि मेथड एक्टिंग के बारे में बात की गई है, और बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने एक्टिंग को लेकर, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी, और जो कि मेथड एक्टिंग के बारे में भी बात करते हैं, और बहुत जिसे नेचुरलिज्म की भी बहुत बात करते हैं। तो अलग अलग तरीके से जो है वो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। अनीता जी थैंक। कलाकार अपने आप में सर्वश्रेष्ठ ही होते हैं जो थिएटर में कार्य करते हैं। सिर्फ वही कलाकार होते हैं जो मोची जूते चप्पल बनाते हैं, गृहिणी और सुंदर भोजन बनाती है, वो भी कलाकार होते हैं। बच्चों की फिल्में ऑस्कर पुरस्कार विजेता घोषित किया जाता रहा है। अनीता द्विवेदी जी का मैं फिर से पढ़ती हूँ, मुझे ठीक से समझ आया नहीं। कलाकार अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। कलाकार के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो अनीता जी आगे कहती हैं कि जो थिएटर में कार्य करते हैं सिर्फ वही कलाकार नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो कहती हैं कि एक मोची जो जूते चप्पल बनाते हैं, गृहिणी जो सुंदर भोजन बनाती है, और वो कलाकार, वो भी कलाकार होते हैं। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। बच्चों का फिल्में ऑस्कर पुरस्कार विजेता घोषित किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। रिप्लाइंग ओके। तो मैं अनीता द्विवेदी जी की बात से बिल्कुल हर तरीके से सहमत हूँ। जो मोची जूते बनाते हैं, जो कि वो रिक्रिएट करते हैं, तो चमड़े से जो है आपके लिए सुंदर सुंदर चीज़ें रिक्रिएट करते हैं, निर्माण करते हैं, बनाते हैं, वो भी कलाकार हैं। गृहिणी जो कि सुंदर भोजन बनाती है, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। गृहिणी की भूमिका सिर्फ किचन तक या खाना या भोजन बनाने तक ही सीमित नहीं है। उसमें जो है वो पूरे घर को संभाल के रखती है, हर रिश्ते को संभाल के रखती है, परिवार में आने चढ़ने सारे जितने उतार चढ़ाव हैं उन सबको झेलती है वो, उन सबको बहुत संजो के, जिसे कहते हैं, बहुत ही अपने आप पर बहुत कुछ सह के, बच्चों की, पति की, सास ससुर की, अपने और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं परिवार में, वो बहुत 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 बड़ी भूमिका निभाती है, जिसे कहना चाहिए वो डायरेक्टर की भूमिका निभाती है। बच्चों की फिल्मों को बहुत ऑस्कर पुरस्कार वगैरह मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है, मिलना भी चाहिए, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ओके, नमस्कार। मेरी जिज्ञासा की जवाब दे। अरे वसंत जी, अच्छा है कि आपने कुछ पूछा। आपकी सहजता और विनम्रता का सच क्या है? मदन जी बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात तो इस कॉम्प्लीमेंट के लिए कि आपने मुझे सहज कहा और विनम्र कहा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल के इतने डिस्टर्ब माहौल में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं विनम्र हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सहज हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि आसपास इतना डिस्टर्बिंग एलिमेंट है और इतना सब कुछ घट रहा होता है। तो उसमें सच तो ऐसा विनम्रता में तो मुझे लगता है कि जो बुनियादी तरीके से जो आपको परवरिश मिली होती है, और इसमें थिएटर की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है थिएटर की। इसलिए मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में स्कूल के सिलेबस में बहुत ही कॉन्शियस तरीके से थिएटर को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। और जैसे कि सारी भाषाएं, हर देश में अपनी अपनी भाषाओं को पढ़ाया जाता है, हिंदी, इंग्लिश, या आप फ्रांस जाएँ तो फ्रेंच पढ़ाई जाती है, या आप कहीं पर भी जाएँ तो अपने देश की भाषा, उसी तरीके से बहुत कंपलसरी कर देना चाहिए थिएटर, क्योंकि थिएटर जो है वो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने को, अभिव्यक्त करने की जो है वो क्षमता या स्किल आप उसे कहें, तो उसकी आज़ादी आपको सिखाता है। क्योंकि इंसान जो है वो एक ऐसा जो है वो प्राणी है जिसे सोशल एनिमल कहा गया है, वो क्योंकि उसे जो है अभिव्यक्त करना ही चाहिए, क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति जो है वो बहुत सिकुड़ गई है, बहुत सिमट गई है। इसीलिए जो है आजकल जिसे कहना चाहिए कि लोग आपस में बातचीत बहुत कम करते हैं, लोगों के अंदर इंटरेक्शन ना के बराबर हो गया है। उसका बहुत बड़ा रीज़न सोशल मीडिया भी है, और जो है वो अपनी लोगों की ज़िंदगी में अपनी व्यस्तता है काम को लेकर, शायद रोज़ी रोटी की भागदौड़ भी है। तो बहुत सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि मुझे लग रहा है कि इंसान अभी पूरी तरीके से जो है वो तैयार नहीं था। जो इतना ज़्यादा एक्सपोजर आ गया है, आप एक से एक ऐप उठा के देख लीजिए, वो आपको घंटों बिठाए रखते हैं स्क्रीन के सामने। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कि खेलने कूदने, मतलब ज़मीन में और मिट्टी में खेलने के दिन हैं, वो स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। मतलब आजकल के बच्चे जो है उनका बचपन जो है वो
इस पूरे स्क्रीन ने जो है ना वो निगल लिया है। तो मैं आप सबसे ये बहुत निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप इस चीज़ों से थोड़ा दूर रख सकें, जितने दिन दूर रख सकें, जितने साल दूर रख सकते हैं, बहुत थोड़ा कम एक्सपोजर दें, उतना अच्छा होगा। तो वो बुनियादी तौर पे जो है सहजता और नम्रता तभी आएगी। और मुझे लगता है कि थिएटर एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा, जिसमें कि हम बहुत कुछ दूसरे का जब किरदार जीना सीखते हैं। थिएटर की मैं आपकी बात बताऊँ, एक्टिंग हो, जब हम अपनी टीम के साथ काम करना सीखते हैं तो एक साथ एडजस्ट करना सीखते हैं, एक दूसरे की बात को समझना सीखते हैं, एक दूसरे को स्पेस देना सीखते हैं, एक दूसरे की बात को सुनना सीखते हैं। क्योंकि आज हमारी लिसनिंग पावर, सुनने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो चुकी है। हम एक दूसरे के साथ काम करने, एक लंबी प्रक्रिया है ना थिएटर, तो उसमें जो है वो एक पेशेंस आपको जो है वो सिखाता है थिएटर। तो ये एक ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, ये लाइफ स्किल्स हैं, पेशेंस का रहना, सहृदय होना, काइंड होना, लोगों को स्पेस देना, लोगों की स्वतंत्रता की इज्जत करना। थिएटर आपको ये सारी चीज़ें सिखाता है, लाइफ की ट्रेनिंग देता है। तो मुझे लगता है कि थिएटर। जी, मदन जी का अगला सवाल है कि हबीब तनवीर जी से आपकी मुलाकात है? जी हाँ, बिल्कुल मुलाकात हुई है हमारी। हम एनएसडी में थे और चंदास चोर लेकर आए थे और वो परफॉर्म कर रहे थे। और मेघदूत एक ओपन थिएटर है एनएसडी, अगर आप रविंद्र भवन में जाएं तो वहाँ पर जो है एक मंच है जो मिट्टी का बना हुआ है, एक पेड़ है, बहुत बड़ा सा कमाल का मंच है वो। तो वहाँ पर जो है चरणदास चोर हबीब साहब को परफॉर्म करते हुए देखने का सौभाग्य मिला मुझे। और फिर उसके बाद वो, हम क्योंकि स्टूडेंट थे उस टाइम में, तो वो जो है आए और हम लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, एक्टिंग के बारे में बातचीत हुई और किस तरीके से वो, उनका भी कहना वही है कि जितने आप सहज होंगे, जितना आप अपने आप को लोगों से जोड़ के रखेंगे, उतना ज़्यादा आप थिएटर अच्छा कर पाएंगे। अनीता जी का सवाल है, मैं सिने स्टार अनुपम खेर जी की थिएटर में कार्य करती हूँ, रहना पुणे में है और मैं भी फिल्म, क्या फ़र्क है? आप अपने अनुभव में अगर संक्षेप में बता सकें तो। मदन जी, मैं फिल्म और अभिनय, क्योंकि दोनों अपने आप में एक बहुत ही अलग विधा है, क्योंकि फिल्में जो हैं वो एक टेक्निकल, जिसे कहते हैं कि कैमरा जो है वो दर्शक की आँख है और उसमें आप जो है टाइट क्लोजअप ले सकते हैं और दर्शक की नज़र जो है वो, जैसे आपकी आँख की पुतलियाँ हिलती हैं और जिस तरीके से मूव करती हैं, तो कैमरा जो है वो आपकी आँख का काम करता है। तो बड़ा टेक्निकल मामला है वो। और वहाँ पे बहुत सारे रीटेक्स हैं, ये आपने बहुत बार सुना होगा ये सेंटेंस, कि ये रीटेक जो है वो फिल्मों में लिया जा सकता है, लेकिन स्टेज पर जो है वो रीटेक नहीं होता है। जब एक बार थर्ड बेल हो गई है, नाटक की शुरुआत हो गई है, तो जो घट गया, जो हो गया, वो हो गया, वो वापस लौट कर नहीं आता। वो ज़िंदगी का सीधा सीधा अनुभव है और आपकी दर्शक से वहीं के वहीं आमने और सामने मुलाकात होती है। आप अगर मंच पर प्रस्तुति कर रहे हैं तो आपको तभी का तभी पता चल जाता है, एज एन एक्टर, अभिनेता के तौर पे आपको ये पता लग जाता है कि आपकी प्रस्तुति कैसी हो रही है और दर्शक उसे किस तरीके से रिसीव कर रहे हैं, आपको वहीं का वहीं पता लग जाता है। फिल्म बनती है, फिल्म की पूरी शूटिंग होती है और शूटिंग होने के बाद वो एडिट पे जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, म्यूज़िक ऐड किए जाते हैं, एडिट होने के बाद उसे सजाया और संवारा जाता है और उसके बाद उसे दर्शकों को एक निमित्त, एक तरीका है, उसे एक डेट दिया जाता है और उस डेट के ऊपर जो है वो फिल्म रिलीज़ की जाती है और उसके बाद उसमें दर्शक जाके देखता है। तो उस तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल मानवीय संवेदनाएं, जिसे आमने सामने जुड़ना, और आप दर्शक की आंख में, मंच पे आप दर्शक की आंख में आप शायद उसे एक बार छू कर भी बात कर सकते हैं। तो फिल्मों में ये मौका नहीं मिलता है। फिल्म की एक बहुत ही ग्लैमर वर्ल्ड है फिल्म, बहुत ही कमाल का जिसे कहते हैं। फिल्में मैं आजकल कर रही हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत रॉयल फीलिंग आती है जब डायरेक्टर एक्शन बोलते हैं। मैं आपसे एक बड़ी फिल्म के बारे में, मैं कैमरे के बारे में आपसे बोलूं कि डायरेक्टर ने जैसे एक्शन बोला और पूरा यूनिट 100, 150, 200 लोगों का यूनिट है और आपके ऊपर आंखें हैं और आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो मुझे ना बहुत रॉयल फीलिंग आती है कि वाह, जैसे कि आप कहीं के राजा और रानी और महाराजा हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कुछ और पूरी जनता जो है वो आपको सुन रही है। तो फिल्मों का भी बहुत गज़ब का जो है वो अनुभव रहा है। और रंगमंच के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। आला अफसर का गाना गाएं यदि याद हो तो, वास्तव में मुझे याद नहीं है वसंत जी। और अभिनय की दृष्टि से कुछ श्रेष्ठ नाटकों के नाम बताएं। जो अभी मुझे याद आ रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे नाटक हैं। फादर इब्सन का है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में बात करते हैं। इब्सन बहुत बड़े नाटककार हुए हैं। वाइल्ड डक,
मुर्गाबी, जैसे हिंदी में मुर्गाबी के नाम से स्क्रिप्ट है। आधे अधूरे अपने आप में कमाल स्क्रिप्ट है। खामोश अदालत जारी है स्क्रिप्ट बहुत कमाल की है। कोर्ट मार्शल बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। थैंक यू बाबा लोचन दास बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है। अनाम दास का पोथा कमाल का नॉवेल है जिसको नाटक बनाया गया था। और बहुत सारे नाटक हैं ऐसे, अभी तो फ़िलहाल मुझे कभी इतने ही याद आ रहे हैं। राजीव जी का सवाल है कि टीआई और एनएसडी में आपने काम किया है, उसका भी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। जी राजीव जी, मैं टीआई में मैंने जो है वो बच्चों की जो समर वर्कशॉप होती है तो एज ए डायरेक्टर मैंने उसमें काम किया और मुझे कमाल का जो है वहाँ अनुभव रहा मेरा। और बच्चों के साथ हमेशा काम करने में मुझे मज़ा आता रहा है। और एक टीआई का तो एक बहुत ही गज़ब का सिलेबस होता है जो कि बहुत सारी जो पूरी की पूरी टीम होती है उसे बैठ के डिज़ाइन करती है, अच्छा खासा टाइम देती है उसे पूरा प्रिपेयर करने के लिए। और बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो स्टेप बाय स्टेप बच्चों के साथ काम करने का मौका मिलता है। बच्चों के 3-4 चीज़ें मुझे याद है टीआई के बारे में कि किस तरीके से बच्चों की बचपन के बारे में बातचीत की जाती है, बच्चों के टीनेज के बारे में बात की जाती है, कैसे सोसाइटी और फैमिली के साथ सामंजस्य बिठाया जाए उसके बारे में बात की जाती है, कैसे अपने आप को अभिव्यक्त किया जाए। तो टीआई जो है अपने आप में एक बहुत ही कंप्लीट ट्रेनिंग है बच्चों के मामले में। और मैं हर माँ बाप को जो है ये ज़रूर राय दूंगी कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो अपने बच्चों को टीआई की वर्कशॉप ज़रूर कराएं। आपने एनएसडी में भी, जी एनएसडी का अनुभव तो मैं बात कर ही चुकी हूँ, बहुत सुंदर। थैंक यू हरविंदर दी। तुषार जी नमस्कार नमस्कार। मदन जी का कहना है कि यानी फिल्म से थिएटर में ज़्यादा परिश्रम और सतर्कता। जी देखिए, अगर आप किसी भी विधा की बात करें ना, अगर आप किसी भी कला की बात करें अगर आप, तो वो सतर्कता और परिश्रम की ज़रूरत तो होती है क्योंकि आप रिक्रिएट करते हैं। मैं आपको इसी बात पर मदन जी मैं आपसे बड़ी अच्छी जो है वो बात बताऊंगी कि अगर आप किसी किरदार के बारे में बात करते हैं, आप चाहे वो फिल्म के बारे में बात करें या आप नाटक के बारे में बात करें, तो हमेशा कहा जाता है कि ये कैरेक्टर कंसीव करना है आपको। तो जब एक ह्यूमन बॉडी, एक मदर जो होती है वो एक बच्चे को कंसीव करती है, राइट, तो एक पूरा प्रोसेस होता है ना 9 महीने का। तो जब आप किसी कैरेक्टर को कंसीव करते हैं तो वो जो एक पूरा प्रोसेस है ना, एक नए किरदार को जन्म देना, इसीलिए कहा जाता है डायलॉग डिलीवरी। अगर आप देखें तो बहुत सारे मेडिकल टर्म्स हैं, साइंटिफिक है। एक्टिंग सिर्फ ये नहीं कि आप संवाद बोल रहे हैं और आपने संवाद को जो है वो डिफरेंट एक अलग अलग तरीके से बोल दिया, एक्टिंग सिर्फ उसे ही नहीं कहते हैं। तो क्यों कहा जाता है डायलॉग डिलीवरी? ये भी तो बोल सकते हैं ना, स्पीकिंग, सेइंग, ये नहीं कहा जाता, हमेशा कहा जाता है डायलॉग डिलीवरी। तो डायलॉग डिलीवरी इसका मतलब ये है कि आपने वो किसी भी कैरेक्टर को कंसीव किया। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी लिखा हुआ है कि जो है वो एक बीज का रोपण होता है, फिर उसके बाद उसकी धीरे धीरे उस पूरे प्रोसेस में जो है उस पूरे किरदार का निर्माण होता है। और निर्माण में होने के बाद जो है उस कैरेक्टर की डिलीवरी होती है, उसकी डायलॉग डिलीवरी होती है। तो नाटक जो है वो मुझे लगता है कि अगर आप पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग में भी आपको कोई किसी चीज़ ने आपको प्रोत्साहित किया कि आप किसी विषय पे जो है वो पेंटिंग बना रहे हैं। अगर आप म्यूज़िक भी बना रहे हैं तो उसके पीछे भी एक मोटिवेशन है। तो सतर्कता कला में तो मुझे लगता है सतर्कता तो है ही, मस्ट है उसमें। मतलब ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें परिश्रम ना हो। तो कला में बहुत परिश्रम, बहुत गजब का परिश्रम है। और मुझे लगता है कि कला, जितने कलाकार हैं इस दुनिया में, वो मुझे लगता है कि वो एक ना यहाँ की लग्जरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, ये कमाल की लग्जरी है जो कला के बारे में सोच पाते हैं। हर एक के बस की बात नहीं है कला को कंटिन्यू करना, हर एक की बस की बात नहीं है कि निरंतर कई सालों तक निरंतर कला को अपने आप में ज़िंदा रख पाना। क्योंकि आपको पता है कि भारत में कलाकार की जो, जैसे कहना चाहिए, उसका जो रुतबा होना चाहिए वो रुतबा शायद नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी धुरी आर्थिक है। तो हमारे नाटकों में जो है वो आर्थिक धुरी का, हर चीज़ में आर्थिक धुरी का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं, हमें जो है उसका फाइनेंशियल जो है कोई ऐसा बैकअप नहीं है, वो बहुत सारा कुछ ऐसा नहीं है। तो जी, तो मुझे यहाँ पर टाइम का पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम लोगों के सवाल आते रहेंगे और हम बात करते रहेंगे। तो आप मुझे जब बता दीजिएगा गीतांजलि, जब वक्त हो जाएगा तो मैं आपका मैसेज पढ़ लूँगी। और बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, अगर आप और कुछ भी पूछना चाहें। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बिना पढ़े लिखे,
मुझे जब हम एनएसडी में गए थे तो हमें बहुत सारे तरीके के अलग अलग तरीके के स्टाइल के नाटक कराए गए। हमें पारसी थिएटर का नाटक कराया गया, हमें शेक्सपियरियन नाटक कराया गया, हमें रियलिस्टिक नाटक कराया। प्रसन्ना सर के साथ रियलिज्म में काम करने का मौका मिला, कमाल का। स्वानंद किरकिरे हमारे सीनियर हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट लिख के उसका स्क्रिप्ट किया बनाया था। बेला मेरी जान उस नाटक का नाम था। और काम आप बिलीव नहीं करेंगे, भास्कर चंद्रावरकर जी जो है म्यूजिशियन, मैं गाना वाना मेरे बस की बात नहीं है, और मैंने उनसे बोला सर आप ऐसे ऐसे कास्ट कर रहे हैं और उसमें डांस भी करना है, लाइव गाना का, और भास्कर चंद्रावरकर जी का जो है वो कमाल का ऑर्केस्ट्रा, मतलब ह्यूज ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था। तो मेरे हाथ पाँव फूल गए कि मतलब गाना और मैं, और वो भी डांस करते करते। मैंने बोला नहीं सर, हो ही नहीं सकता सर, मतलब बिल्कुल। तो सर ने बोला नहीं हो जाएगा। तो खैर रियलिज्म जो है फिर गाना सीखा, गाना गाया भी, डांस भी किया। और जैसे कि नहीं प्रसन्ना, मुझे आज भी याद है कि लाइट आती है और नाटक की शुरुआत होती है मुझसे, और सूजी रंगा एक कैरेक्टर था और जिसके आसपास कहानी घूमती है, और कहानी के खैर जो अपना जो भी लंबा चौड़ा हिसाब किताब था। तो उसमें जो है वो मुझे एक छोटी सी एक बॉटल थी शराब की, वो ढक्कन खोलना था और सॉलिटेयर ताश खेलते समय, तो और मुझे गाना गाना था। तो सर ने ये सिखाया कि रियलिज्म के साथ कैसे खेला जाता है, कि अगर आपको एक्टर का जो बिलीफ होता है कि उसको बॉटल को खोलना, और उस खोलने में जो है उस किरदार का जो जिस तरीके का दर्द है और जिस तरीके की उसकी सोच है, जिस तरीके की उसकी पर्सनालिटी है, उसमें दिखनी चाहिए। उस पत्ते को उठाने में जो है वो दिखना चाहिए, उसकी तकलीफ़, उसका दर्द जो है। तो रियलिज्म जो है वो जो हमने प्रसन्ना सर से जो मैंने सीखा, मुझे लगता है मैंने ज़िंदगी में इतने करीब से, इतने वास्तविकता के साथ रियलिज्म को सीखने का मौका मुझे प्रसन्ना सर के साथ मिला। अभिनय, निर्देशन और फिल्म में से कौन सबसे प्रिय है? आप अब जैसे कि अब ये वाली बात होगी कि भाई आप जो है वो आइसक्रीम पसंद है या खीर पसंद है आपको, तो मैं सच कहूँ तो मुझे दोनों बहुत पसंद है। सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय, क्योंकि इतने सालों तक मैं डायरेक्शन करती रही हूँ, तो अभी तक जो मेरा जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही कमाल का अनुभव रहा है निर्देशन में। तो लेकिन जब मैंने फ़िल्म करनी शुरू करी, जब मैंने वेब सीरीज़ करनी शुरू करी, और जब मैंने सीरियल के लिए भी एक्टिंग करनी शुरू करी, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो किस बात पे कहूँगी कि मुझे मज़ा नहीं आता या प्रिय नहीं है? दोनों आँखें हैं ना, अब एक आँख जो है वो कैसे प्रिय हो सकती है और दूसरी आँख अप्रिय कैसे हो सकती है? तो मुझे दोनों ही प्रिय है। तुषार, इज़ देयर पर्टिकुलर skit or character you are looking forward to tackling and why? ओके, सो तुषार डेफिनेटली हर एक्टर की, और मुझे लगता है कि जब बात होती है तो अगर हम बात करें नरगिस जी की जो फिल्म है मदर इंडिया, यस, मुझे भी बहुत मन है कि मैं जो है इस तरीके के संजीदा किरदार करूं, बहुत मीनिंगफुल किरदार करूं। और मैं जो है अभी भी वो प्यास है अंदर की, मुझे इस तरीके के किरदार करने हैं जो कि चैलेंज करती है, जो कि बहुत सारे सवाल उठाती है, जो कि लोगों की आंखों में झांक कर बात करती है। तो इस तरीके का किरदार जो मुझे विचलित करे, मैं विचलित कर दे मुझे अंदर से, और जो है वो बहुत सारे जैसे कहते हैं कि इस पूरी सोसाइटी में बहुत कुछ जो घट रहा है, उस घटना का हिस्सा बनते हुए भी जो है वो एक नई दिशा की ओर लेकर जाए। तो उस तरीके का किरदार मैं करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे वो जल्दी मिले। हेलो सूरज, कैसे हो? मेरा सवाल, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे करें? कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए तो देखिए, बातचीत करने के लिए वैसे मैं कहूँ, क्योंकि हम इंसान हैं, बातचीत करने के लिए जो है वो किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने जिसे विचार को व्यक्त करना आना चाहिए आपको, और नहीं है तो उसको कोशिश करिए। वो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको लोगों से नज़रें मिलाकर बात करनी चाहिए, और आप जिस भी विषय में बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अदजल गगरी छलकत जाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपके पास आधी अधूरी जानकारी है और आप उसके बारे में बोल रहे हैं। और हमेशा एक अच्छा लिसनर, कम्युनिकेशन की जो पहली शर्त होती है, अच्छा लिसनर जो है वो बहुत कमाल का कम्युनिकेशन कर सकता है। तो अपनी जो एक ऑब्जर्वेशनल स्किल और लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाइए, कम्युनिकेशन का 70% काम हो जाता है। सूरज, आपका सवाल क्या था? शायद मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। मेरा मंच और गीतांजलि जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मदन जी
नहीं नहीं, आपके सवालों ने बहुत ही अच्छा मुझे एक्चुअली मौका दिया है। मैं गीतांजलि से इनफैक्ट पूछना चाहूँगी कि मेरे पास और कितना वक्त है, क्या मैं 1 घंटा बोल चुकी हूँ, या किसी और का कुछ सवाल है तो हम उस बारे में बातचीत कर सकते हैं। मैं नई जनरेशन के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि फ़िल्म है, मीडिया है, ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ग्लैमरस वर्ल्ड है, ये ग्लैमर वर्ल्ड है, नो डाउट अबाउट इट। और मुझे भी इससे पहले भी मैं कई बार लाइव गई हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि मुझे एक्टिंग करनी है। आप एक्टिंग करें, आप डायरेक्शन करें, आप म्यूज़िक करें, आप स्क्रिप्ट लिखें, आप कोई भी काम करें, ये किसी के कहने पर ना करें। किसी को किसी ने कह दिया तुम देखने में बहुत सुंदर हो, तो आपको एक्टर हो जाना चाहिए, ये तय करना कहीं से वाजिब नहीं है। एक्टिंग करने के लिए जो है वो आपकी अपने आप में एक विश्वास लाइए पहले, क्या मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए, मेरा एक शौक़ है, मेरा एक पागलपन है, क्योंकि जुनून की ज़रूरत तो है। आप किसी भी कला में, विधा में काम करें, बिना जुनून के कुछ होता नहीं होता। ये बहुत सच बात है। उस जुनून को, अपने जुनून को पहचानिए कि आपका जुनून किस में है। और ऐसा नहीं है कि जो स्क्रीन के ऊपर दिखते हैं या जो मंच पर दिखते हैं वही बेस्ट है, ऐसा नहीं है। जो स्क्रीन के पीछे होते हैं वही सब कुछ क्रिएट करते हैं, जो मंच के पीछे होते हैं वही सब कुछ क्रिएट करते हैं। जो ऑफिस में काम करते हैं वो घर पे बहुत कुछ जो है वो पूरी ज़िंदगी और जीवन को चलाते हैं। तो आप ज़िंदगी में चाहे जो काम करिए, पर जिसमें आपका जुनून हो ना उसमें काम करिए, किसी के कहने पर मत कुछ करिए, क्योंकि किसी के कहने पर ना वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों ने जो कहते हैं मैंने एक्टिंग करियर चुन तो लिया है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। तो क्योंकि उनका खुद का अपना ओरिजिनल चॉइस नहीं था ना वो, तो इसलिए वो भटक गए। समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि तो हाँ, जी हाँ मदन जी, निसंदेह है कला को जीना ही पड़ता है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि कला जो है वो मैं आपको बताऊँ, ये एक्सपीरियंशियल, मतलब वो अनुभव करने की चीज़ है। वो कला जो है ना वो भोगने का विषय है, वो बात करने का विषय नहीं है। जब तक आप उसे अनुभव नहीं करेंगे, उसे आत्मसात नहीं करेंगे, कला जो है वो किसी और तरीके से समझा नहीं जा सकता, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये तो है, इसमें तो कोई, ये बिल्कुल तय बात है। गीतांजलि प्रीति मिश्रा, थैंक यू। ओके, प्लीज शेयर एट लास्ट। ओके, व्हाट इज योर क्वेश्चन? प्लीज शेयर एट लास्ट आफ्टर फिनिशिंग। तो मुझे लगता है कि जो है वो काफ़ी सारी बातचीत हो चुकी है, और ज़िंदगी अनुभव है और ख़ूबसूरत अनुभव है, और कला जो है वो अनुभव के आधार पे है। तो जिस तरीके से ज़िंदगी खूबसूरत है उसी तरीके से कला भी खूबसूरत है। तो मैं जो है वो, इकबाल का एक शेर है, पहले मैं सोचती थी कि ये जो शेर लिखा गया है तो इसके बारे में इसके क्या मायने हैं, कि मतलब क्यों लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसा थोड़ा होता है, नहीं पर ऐसा होता है। तो मैं शेर के साथ जो है यहाँ पर ये मुलाकात जो है वो थोड़ी देर के लिए विराम देंगे, फिर मिलेंगे, फिर कभी मिलेंगे। ये कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकते? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? ज़रा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। ये बात बिल्कुल सही है, ये हमें मेटाफर लगता है, और ये बात बिल्कुल सही है। कला के जगत में अगर आपको काम करना है, अगर आप उस जुनून को जीना चाहते हैं अगर आप, तो ये जो शेर है ना, जो बहुत बाद में समझ में आया कि तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, तो वो तबीयत से ना पत्थर तो उछालना पड़ता ही है। और हर एक का अपना आसमान है, हर एक का अपना आसमान है। उस दूसरे का आसमान आपका आसमान नहीं हो सकता। तो आपको तय करना है कि आपके आसमान की ऊंचाई कितनी है, और आपको तय करना है कि कितने तबीयत से पत्थर उछालना है। तो अपना आसमान बनाइए, अपनी दुनिया बनाइए, खूबसूरत दुनिया है, और जी खोल के जी। इतना मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस पूरे बातचीत को आपके सवालों ने जो है वो बहुत ही सुंदर बनाया। गीतांजलि मैं और आपकी जानवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि मुझे आप दोबारा इस पर लेकर आए, और आपके 330 वेबिनार के लिए
बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज इसका 200 एपिसोड है और मैं इसका आज हिस्सा हूँ, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। और आज बाबा की पुण्यतिथि है, इससे बड़ी बात मतलब इस आज के दिन मुझे बात करने का मौका मिला। मुझे लगता है कि मैं उनके उन सौभाग्यशाली विद्यार्थियों में से हूँ जिन्हें उनके साथ उनके सानिध्य में रहकर थोड़ा सा कुछ सीखने का मौका मिला। तो मैं सभी लोगों का, जितने लोग आज जुड़े उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो फिर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। और कुछ भी सवाल हो, कोई भी बातचीत हो, मैं सोशल मीडिया पर हमेशा हूँ, आप जो है वो कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।